दिन खत्म करके अभिनव आखिरकार अपने घर वापस लौट आया था। हालांकि वहां भी उसने देखा कि चित्रा अनन्या के साथ बैठकर अभिनव की बुराई करते हुए ठहाके लगा रही थी। वैसे तो अभिनव उसे इग्नोर करके अपने बेडरूम की ओर जा रहा था, लेकिन तभी चित्रा ने उसे एक आवारा आदमी कह दिया, जिससे अभिनव के पैर वहीं थम गए। वो पलटकर चित्रा को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था और अगर जरूरत पड़ती तो उसे ये भी बता देता कि वो क्यों उसके जैसे टाइगर के सामने एक चींटी बराबर भी नहीं थी। हालांकि इससे पहले कि वो पलट भी पाता, अनन्या ही बीच में बोल पड़ी। चित्रा, इनफ। अभिनव कोई आवारा नहीं है। तुम मजाक मजाक में अब बहुत बोल रही हो। ओह, लगता है तुम्हारा दिल आने लगा है उस पर अब, चित्रा ने अनन्या को छेड़ते हुए कहा, जिससे अनन्या गुस्सा हो गई और उठकर अपने बेडरूम की ओर जाने लगी। अरे अनन्या, क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रही थी बस। अनन्या अभिनव की ओर बिना देखे ही अपने बेडरूम में चली गई। अभिनव ने पहले उसे जाते देखा और फिर पलटकर चित्रा की ओर देखा। थोड़ा ना कम बोला करो, उसने रूखी आवाज में कहा और फिर वो भी अपने बेडरूम में चला गया। चित्रा हैरानी से उन दोनों को देखती रह गई थी। बेडरूम में घुसते ही अभिनव ने देखा कि अनन्या ऑलरेडी चादर ओढ़कर सो चुकी थी। उसने उसे उठाने की कोशिश नहीं की और अपने कपड़े बदलकर वो भी चुपचाप बेड पर आकर सो गया। सुबह होने को आई, लेकिन अभिनव की पिछले दिन की थकान अभी तक नहीं उतरी थी। हालांकि उसके बावजूद वो अपनी नींद उड़ाकर काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा था। कहाँ गया? अचानक अनन्या ने हैंगर पर टंगे कपड़ों के बीच कुछ ढूंढते हुए पूछा। अभिनव ने भी उसकी ओर देखा और भुएं उठाकर पूछा, क्या कहा गया? वो सूट कहाँ गया जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था? तुम उसे कल पहनकर गए थे ना? फिर दूसरे कपड़ों में कैसे वापस आए हो? अनन्या ने ऐसा जताने की पूरी कोशिश की कि उसके लिए सूट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि अभिनव उसके अंदर हो रही बेचैनी को भाप चुका था। तुम गुस्सा हो क्या? मैं क्यों गुस्सा होंगी भला? सूट तो तुम्हारा था वैसे भी, मुझे उससे क्या ही लेना देना, अनन्या ने बहाना लगाते हुए कहा और फिर बात घुमाने की कोशिश की। वैसे तुम बताओ, आजकल कुछ और भी काम करने लगी हो क्या? तुम्हारा घर वापस आने का टाइम कुछ फिक्स ही नहीं है। कभी जल्दी आ जाते हो, कभी बहुत लेट, कभी आते ही नहीं हो। आखिर चल क्या रहा है? अभिनव ने सांस छोड़ी और वो फिर से आईने की ओर अपनी टाई बनाने को पलट गया। जैसे तैसे गुजारा कर रहा हूँ। और क्या जैसे तैसे गुजारा, व्हाटएवर। कुछ भी बकवास करते हो, अपना शेड्यूल थोड़ा ठीक करो। अनन्या रूखी आवाज में ये बोलते हुए कमरे के बाहर चली गई। अभिनव उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। उसे पता था कि वो सूट की चिंता कर रही थी। वैसे भी भले ही वो कल भूल गया हो, लेकिन अभिनव उस सूट को आज अकरम से वापस लेने ही वाला था। मैंने भी जब ये न्यूज पढ़ी ना ऑनलाइन, तो मेरा भी एक पल के लिए दिमाग खराब हो गया, सनी ने कहा। इसी वक्त अभिनव भी डाइनिंग टेबल पर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब बताओ, अरबाज जैसा पावरफुल आदमी भी मारा गया, आखिर इस शहर में सेफ है ही कौन? शर्मिला ने अभिनव को इग्नोर करते हुए अपनी बात कही। जमाना बहुत खराब हो गया आजकल, सभी का अलर्ट रहने में ही फायदा है। राजीव ने भी शर्मिला की बात में अपनी बात जोड़ी। उसके चेहरे पर हल्का सा खौफ भी दिखाई दे रहा था। पर अरबाज को मारा किसने होगा? उसकी तो शायद किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, अनन्या ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। अभिनव उन सभी की बातें ध्यान से सुन रहा था, पर उसका कुछ बोलने का मन नहीं था। वो चुपचाप सिर्फ अपने नाश्ते पर ध्यान दे रहा था और खाते खाते ही उसे ये भी महसूस हो रहा था कि सामने बैठे हरदेव बहुत देर से उसी की ओर देखे जा रहे थे। अभिनव, हरदेव अचानक बोले और अभिनव ने उनकी ओर गर्दन उठाई। जी सर। तुम जो वो घड़ी लाए थे पीट फील की, वो तुमने लॉटरी के पैसों से ही खरीदी थी ना? अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, हाँ, उसी से खरीदी थी। दादाजी, नकली होगी। आप कहो तो मैं उसे चेक करवा लूं ऑफिशियल स्टोर पर, सनी ने बीच में हंसते हुए कहा। तभी हरदेव गुस्से में धीरे से बोल उठे, मैंने चेक करवा लिया है, वो घड़ी असली है। पीट फील का मॉडल नंबर
1527, कीमत 12 करोड़। बाप रे, 12 करोड़! शर्मिला का मुंह खुला का खुला रह गया। पर ये कहां से 12 करोड़ लाया होगा पापा जी? जरूर इसने कहीं से चोरी की होगी। मॉम, कुछ भी मत बोलो प्लीज, अनन्या चिढ़ते हुए शर्मिला से बोली। भले ही उसे भी इस बात पर शक था कि अभिनव इतनी महंगी घड़ी कहां से ला सकता था, लेकिन फिर भी वो इस बात से कभी सहमत नहीं हो सकती थी कि उसने वो कहीं से चुराई थी। कुछ भी नहीं, सच बोल रही हूँ मैं। चलो एक बार को मान भी लिया कि इसकी कोई लॉटरी लगी होगी, पर इतना बेवकूफ तो कोई नहीं होता कि सारा पैसा घड़ी खरीदने में ही लगा दे। अभिनव से रहा नहीं गया और वो अपनी चम्मच नीचे रखकर बोल पड़ा, मैं सिर्फ दादाजी को अपनी ओर से एक अच्छी घड़ी गिफ्ट करना चाहता था, इसीलिए मैंने सारे पैसे उसे खरीदने में लगा दिए। अब मैंने क्यों लगाए ये मेरी मर्जी है, और मेरी मर्जी इसीलिए है क्योंकि पैसे भी मेरे हैं। हरदेव को मन ही मन अभिनव के शब्द सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। भले ही उसने सारे पैसे एक घड़ी में लगाकर बेवकूफी जरूर करी थी, लेकिन उसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। मॉम, लॉटरी के अलावा अभिनव के पास एक जॉब भी है, मैनेजमेंट लेवल की। अनन्या ने शर्मिला को जवाब दिया, जिस पर शर्मिला हंस पड़ी। हाँ, अभी के लिए तो है, पर हो सकता है कि कल ना हो। नौकरी से निकल जाने में वक्त थोड़ी ना लगता है बेटा। और वैसे भी इतने दिन हो गए इसको नौकरी करते हुए, अभी तक कुछ खास कमा तो पाया नहीं। कभी कभी तो तरस भी आता है इसकी गरीबी देखकर। अभिनव तुरंत ही गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुझे अब निकलना होगा, एक्सक्यूज मी। वो अपना ब्रीफकेस लेकर घर से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी तक चलते हुए जिमी को फोन लगाने लगा। मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं, उससे वहीं पर मिलो। ठीक है सर। जिमी ने तुरंत हाँ कर दी। अभिनव ने फोन काटा और फिर डॉन का नंबर डायल किया। गुड मॉर्निंग बॉस। मॉर्निंग। सुनो, मुझे कुछ आदमी चाहिए आज भारती की प्रोटेक्शन के लिए, खासकर तब जब वो कहीं बाहर जाना चाहे। ठीक है सर, मैं अरेंज करता हूँ। वैसे उन्हें कहाँ मिलना है भारती जी से? अभिनव ने डॉन के सवाल पर एक पल के लिए सोचा। मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ भारती का, उन सभी को उससे वही मिलने को कहो। भारती को कुछ सामान मंगवाने का काम होगा, इसीलिए वो जो भी ऑर्डर दे उसे पूरा करना है, ठीक है? ठीक है बॉस, मैं मेरे आदमियों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अभिनव अगली बात बोलने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। और जरा रंजन को हॉस्पिटल भेज देना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। डिसमिस्ड। अभिनव ने अपना आखिरी ऑर्डर देकर फोन काट दिया। आज के दिन उसे काफी सारी जगह जाना था, साथ ही नई कंपनी का नाम चेंज करवाने का प्रोसेस भी शुरू करना था। इसी पल उसे इंदु का ख्याल आया, जो उसकी इस सब काम में मदद कर सकती थी। उसने उसका नंबर डायल किया ही था कि अचानक उसके फोन पर रानी का कॉल आने लगा। अभिनव को एक पल के लिए अजीब लगा कि वो इतना सुबह सुबह फोन क्यों कर रही थी। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या बात है, इतनी सुबह कॉल? एनीथिंग अर्जेंट? रानी एक पल के लिए कुछ नहीं बोली और फिर उसने धीरे से कहा, जी सर, कुछ डिस्कस करना था आपसे मिस्टर अभिनव के बारे में। वैसे अगर आप अभी ज्यादा बिजी है तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। अपना ही नाम सुनकर अभिनव गाड़ी स्टार्ट करते करते रुक गया। भले ही वो रानी से बात करने के मूड में नहीं था, मगर अब वो जानना चाहता था कि वो अभिनव के बारे में क्या कहना चाहती थी। नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। रानी ने अपना गला साफ किया और कहा, सर, आपको बस ये इन्फॉर्म करना था कि मिस्टर अभिनव कल ऑफिस नहीं आए थे और उन्होंने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया था। मेरा मतलब हो सकता है कि वो किसी और काम में बिजी हो या फिर आपने ही उन्हें कहीं भेजा हो, लेकिन फिर भी उन्हें इस तरह बिना बताए ऑफिस में एब्सेंट नहीं रहना चाहिए था। अभिनव रानी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे इन सभी लोगों के साथ दो दो आइडेंटिटी का गेम खेलते हुए कभी कभी मजा भी काफी आता था। अच्छा, और तुम तक यह इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची कि वो एब्सेंट था? मुझे इमेजिंग सिक्योरिटीज के ही एक स्टाफ मेंबर ने बताया। सर, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है अभिनव का ऐसा बिहेवियर इमेजिंग सिक्योरिटीज के लिए हेल्दी नहीं है। वो कंपनी वैसे भी अभी अभी रिकवर होना शुरू हुई है। अभिनव ने कुछ सोचते हुए अपना सिर हिलाया और फिर
कुछ सेकंड्स बाद पूछा, तो तुम बताओ क्या करना चाहिए उसके साथ? सर, मेरे हिसाब से तो वह अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए उन्हें फायर करके किसी दूसरे प्रोफेशनल इंसान को हायर कर लेना चाहिए। रानी का सजेशन सुनते ही अभिनव की आंखें बड़ी हो गई। उसे तुरंत ही समझ आ गया था कि यह सजेशन रानी का खुद का नहीं था, बल्कि किसी और ने उस पर प्रेशर बनाया था। लेकिन ये प्रेशर बनाने वाला हो कौन सकता था? देवेन की पिक्चर ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी और सनी भी घायल पड़ा था। फिर कौन था ये? अभिनव को अपने सामने अब सिर्फ एक ही इंसान दिख रहा था और वो था चिराग। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करने के लिए थैंक्स। मैं इस मैटर को देखता हूँ। जी सर, जितना जल्दी अभिनव कंपनी से निकल जाए उतना अच्छा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं बात टाइगर ग्रुप की रेपुटेशन तक भी आ सकती है। रानी की बात पर अभिनव फोन म्यूट करके अपना सिर पकड़कर हंसने लगा। वो हंसे जा रहा था और इधर से रानी लगातार हेलो हेलो बोले जा रही थी। अपनी हंसी कंट्रोल करने के बाद ही उसने फोन अनम्यूट किया। ओके, डिसमिस्ड। अभिनव ने फोन काट दिया। उसे अभी भी हंसी आ रही थी, ये सोचकर कि जब रानी को पता चलेगा कि टाइगर और अभिनव एक ही इंसान है, तो उसके हाव भाव किस तरह से बनेंगे। अभिनव जानता था कि ये दिन दूर नहीं था और ऐसा और जल्दी हो जाएगा। इसीलिए उसे पता भी था कि अब आगे क्या करना है। दुनिया के सामने टाइगर बन वापस आकर उन सभी को उनकी औकात दिखा देना चाहता था, जो उसे सिर्फ एक फटीचर, गरीब और निकम्मा समझते थे। अब वो ये सब करना भी अंडर कवर रहकर ही चाहता था, ताकि उसका रिजल्ट लोगों को बुरी तरह से हैरान कर डाले। वैसे भी बदले का मजा तभी सबसे ज्यादा आता है जब लोग उसकी जरा भी उम्मीद नहीं करते हो। इस तरह के बदले का ट्रेलर अभिनव वैसे भी देवेन की फाइल खत्म करके दिखा ही चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही अंदर उसकी कंपनी भी बिक जाएगी और वो लोगों की नजरों से गायब भी हो जाएगा। गाड़ी स्टार्ट करके अभिनव हॉस्पिटल की ओर जाने लगा और कुछ ही देर में वहां पहुंच भी गया। लक्ष्य के रूम में जाते ही उसने देखा कि बिंदु निहारिका के पास ही उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बैठी थी। इस नजारे को देखकर अभिनव को आज जितनी राहत मिली थी, वो शायद जिंदगी में वापस कभी नहीं महसूस करने वाला था। दूसरी ओर डॉन को अभिनव का आखिरी ऑर्डर थोड़ा अजीब लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक रंजन से कैसी बात करना चाहता था। हालांकि ऑर्डर टाइगर का था, इसीलिए डॉन के पास उसे मारने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। इसीलिए उसने तुरंत ही रंजन को फोन घुमा दिया। हेलो। हाँ बोलो डॉन। रंजन की आवाज सुनकर डॉन को एहसास हो गया था कि वो फिलहाल नींद में ही था। अपनी नींद उड़ाओ और हॉस्पिटल जाओ अभी के अभी। टाइगर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या? रंजन की नींद वाकई में उड़ गई और वो बेड से उठकर तुरंत ही खड़ा हो गया। अभिनव रंजन से किस बारे में बात करना चाह रहा था? अब वो चिराग से कैसे निपटेगा, जो रानी के जरिए उसे नौकरी से निकालने की फिराक में था? जिमे के जरिए अभिनव स्मूथ थेरेपी की हरप्रीत के खिलाफ क्या प्लानिंग करेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।